है आप सभी का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनजाति का पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग जनजातियों के उपजातियों के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग संविधान के अनुच्छेद 342। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत क्या किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया। परिभाषित किया गया नहीं बोलूंगा, कि अनुच्छेद 342 के तहत जिन जनजाति समूह या वर्ग को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है उसको हम लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रावधान के तहत हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है, कौन सा आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 20 में जो छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है उसका सूची है। ठीक है, पहले 42 पढ़ते थे, अब वर्तमान में 43 हो गया है। बिझिया जनजाति को और इंक्लूड किया गया है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। तो इन्हीं जो 43 प्रकार की जो जनजाति हैं उसको 161 उपजातियों में भी विभक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, उपजातियों का वर्गीकरण, मतलब जनजातियों का उपजातियों में वर्गीकरण। ठीक है, जनजातियों का उपजातियों में वर्गीकरण। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की सूची है वो कहां पे है आपका, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसकी कौन सा आपका धारा 20 में। ठीक है, इसकी जो धारा 20 है उसमें आपकी 43 प्रकार के जनजातियों की सूची है। कितने प्रकार की है, तो 43 प्रकार के जनजातियों की सूची है। मतलब छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति समूह पाई जाती है, 43 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति को 161, ठीक है, इस जनजाति को क्या किया गया है, 161 उपजातियों में, 161 उपजातियों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत क्या किया गया है, पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अबुझ माड़िया, मुड़िया इत्यादि जो है क्या होते हैं, आपके गोड़ों की उपजाति होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो आपका तनवर, पैकरा, कंवर, ये क्या है, कंवर की उपजातियां हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। भैना, रै भैना, ठीक है, बाद भैना, ये किसकी है, बैगा की है। ठीक है, तो इसी सब चीजों को हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, 161 उपजातियों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने उपजातियों में वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में कितने उपजातियां पाई जाती है या जातियां पाई जाती है, तो 43 प्रकार की जातियां हैं। एक बार इस धारा को भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और किसके तहत किया गया है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। अब उसमें कई धाराएं होंगी, उसी को जो धारा 20 है उसमें क्या है, आपका 43 प्रकार के जनजातियों का उल्लेख है, जिसको 161 उपजातियों में वर्गीकृत किया गया है। अगर इन्हीं उपजातियों में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो उपजाति है वो किसकी है, गोड़ों की है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाति किसकी है, गोड़ों की है। और इनकी लगभग 41 उपजातियां हैं। कितनी उपजातियां हैं गोड़ों की, लगभग 41 उपजातियां हैं। ठीक है, कितनी उपजातियां हैं, 41 उपजातियां हैं, जो 30 शाखाओं में हैं। अगर इसकी शाखाएं बात किया जाए तो ये कितनी शाखाओं में है, तो ये 30 शाखाओं में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सारे चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको याद करते चलना है। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम धारा 20, 43 प्रकार की जनजाति, 161 उपजाति, सर्वाधिक किसकी है, तो गोड़ों की है। कितनी है, तो 41 है। और कितनी शाखाओं में है, तो 20 शाखाओं में, सॉरी 30 शाखाओं में है। ठीक, इतना सारे चीजें इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जनजातियों में कौन कौन सी उपजातियां हैं। ठीक, चलिए
अब इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि जनजातियों में कौन कौन सी उपजातियां हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोंड को। ठीक है, गोंड क्या है आपका, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। गोंड क्या है आपके, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इनका निवास होता है, कोई पर्टिकुलर जगह में नहीं रहता है। लेकिन अगर गोंडी बोली बोला जाए तो किस क्षेत्र की आती है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की आती है गोंडी। ठीक है, ये मैंने जब भाषा परिवार बताया था तब बता दिया था, छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवारों में वर्गीकृत है। तो गोड़ों में क्या आ जाएगा आपका, अब उपजातियां देख रहे हैं किसकी, गोड़ों की। तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, आप उसको पहले पकड़िए, उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो विशेष पिछड़ी जनजाति में आप याद रखना, एक है आपका कमार। कौन सा है आपका, कमार। तो कमार क्या है आपका, गोड़ों की उपजाति है। ठीक है, कमार क्या है आपका, गोड़ों की उपजाति है। दूसरा जो विशेष पिछड़ी जनजाति उसमें आप याद रखना अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया, तो अबुझ माड़िया भी क्या है, गोड़ों की उपजाति है। अब इसी में आप देखते चलिए, माड़िया को शब्द को पकड़िए और बनाते चलिए। ठीक है, तो माड़िया को मैं पकड़ रहा हूं तो माड़िया लिख लीजिए। ठीक है, अबुझ माड़िया से माड़िया। ठीक, इसी में और लिखते चलिए, माड़िया हो गया, और इसी में क्या आ जाएगा, मुड़िया भी आ जाएगा। मुड़िया या उसी क्या बोलते हैं हम लोग, मुड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, मुड़िया या क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मुड़िया बोलते हैं। तो 2 विशेष पिछड़ी जनजाति, कौन कौन सा आपका, कमार और अबुझ माड़िया। ये किस में आता है आपका, गोड़ों की उपजाति है। उसके बाद माड़िया ही शब्द आया तो हम लोगों ने किसको पकड़ लिया, माड़िया और मुड़िया को। ठीक, ये भी किसकी जनजाति है, गोड़ों की। ठीक है, और याद रखिए देखिए कमार है, गरियाबंद वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो उसी के साथ कौन रहता है आपका, कंडरा भी रहता है। ठीक, तो कंडरा को भी याद रखिए, कंडरा। ठीक है, कमार हो गया, कंडरा हो गया। ठीक, जैसे अभी मुड़िया है ना, तो मुड़िया कभी और पढ़ेंगे, राजा मुड़िया, घोटुल मुड़िया, झोरी मुड़िया। ठीक है, इसको भी यहीं पे लिख देता हूं। ठीक, तो इसकी भी कुछ उपजातियां हैं, किसकी, आपकी मुड़िया की भी कुछ उपजातियां हैं। कौन कौन सी है, तो देखिए उनके जो युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं, गोटुल, तो गोटुल मुड़िया। ठीक है, हमारी संस्था का भी नाम यही है, गोटुल, गोटुल मुड़िया। और कौन सा आपका, राजा मुड़िया, गोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया। और क्या है आपका, झोरिया मुड़िया। ठीक है, और क्या आता है आपका, झोरिया मुड़िया। ठीक है, तो ये किसकी उपजाति है, मुड़िया की। मुड़िया खुद उपजाति है किसका, गोड़ों की, लेकिन जो मुड़िया की उपजाति वो कौन है, गोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया और झोरिया मुड़िया। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। कंडरा की भी कुछ उपजाति है। ठीक है, कंडरा की भी कुछ उपजाति हैं, उसको आप याद रखिएगा। तो उसमें सॉरी कंडरा, सॉरी कंडरा नहीं है, सॉरी, हाँ कंडरा है। कंडरा की भी अब उपजातियां हैं, कौन कौन सा, एक झारिया और एक है कनौजिया। तो कंडरा की उपजातियां हैं, देखो इसमें क्या है आपका, झोरिया। ठीक है, झोरिया मुड़िया, झोरिया। अब क्या याद रखिए, झारिया। ठीक है, एक जगह है, कहाँ पे, झारखंड में एक जगह है, झारिया जानते हैं ना, झारखंड में एक जगह है, तो उसी से रिलेटेड है आपका झारिया। ठीक है, और एक जगह है आपका गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, एक क्षेत्र है कहाँ पे आपका, गढ़वाल क्षेत्र में, और उसी को बोलते हैं हम लोग कनौजिया। तो उसको बोलिएगा आप कनौजिया, कन्नौज के क्षेत्र में है तो कनौजिया। तो ये क्या हो गया आपका, कंडरा की उपजाति हो गई। ठीक है, कौन कौन सा, झोरिया मुड़िया बोलेगा तो मुड़िया की, लेकिन खाली झारिया बोलेगा तो कंडरा की। तो झारिया, कंडरा, कनौजिया, कंडरा, ये 2 जगह है मान के चलो। ठीक है, झारिया आपका झारखंड के क्षेत्र में मान लो, कनौजिया आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो कन्नौज, तो कंडरा क्या हो गया आपका, कनौजिया, और याद रखिएगा झारिया। तो झारिया, कनौजिया, और झारिया मुड़िया लिख दिया या झोरिया मुड़िया लिख दिया तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, मुड़िया की आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इसी में आप थोड़ा सा आ जाओ बस्तर के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में आ जाओ, बस्तर के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा बस्तर के क्षेत्र में एक आता है आपका कौन सा, डोरला या डोरला बोलते हैं। ठीक है, बस्तर के क्षेत्र में कौन आ जाएगा आपका, डोरला, डोरला या इसी क्या बोला जाता है, डोरला। ठीक है, डोरला या डोरला। तो ये भी किसकी जनजाति उपजाति है, गोड़ों की उपजाति है। इसी में आप याद रखिएगा कोया, डोरला को ही क्या बोला जाता है, कोया। बीजापुर के क्षेत्र में डोरला को ही क्या बोलते हैं, कोया बोलते हैं, तो कोया आ जाएगा। ठीक है, कोया से ही याद रखिएगा कोयतुर। ठीक है, कोयतुर, तो कोया से याद रखिएगा क्या आपका, कोयतुर। ठीक है, कोया, कोयतुर। ठीक है, और इसी कोयतुर कोया से याद रखिएगा एक कोइकपाल। ठीक है, और क्या याद रखिएगा आप,
कोइक पाल। ठीक है, तो ये भी किसकी उपजाति है, तो ये भी गोड़ों की उपजाति। कौन सा लाइट, ये नीचे वाला ना, अब ठीक है, उसको देखो तो स्क्रीन में कुछ आ गया है, हाँ ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक, तो ये देखिए कमार, दो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और अबूझ माड़िया। जब माड़िया को पकड़े तो उसी से याद है माड़िया मुड़िया। अब मुड़िया ही आ गया था तो उसकी भी उपजातियों को पढ़ लिए, कौन कौन सा है आपका, गोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया और झोरिया मुड़िया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंडरा। तो अब जब हम लोगों ने झोरिया मुड़िया पढ़ा तो उसे क्या पढ़ लिया, झारिया, और उसी से पढ़ लिया क्या आपका, कनौजिया। फिर उसके बाद दोरला, दोरला को ही क्या बोलते हैं, कोया। अब कोया को जब पकड़ा तो कोयतुर और कोइकपाल। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद करते चलते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये घोड़ों की क्या है, आपकी उपजातियां हैं। ठीक है, इसी में आप एक याद रखिएगा प्रधान। ठीक है, अगरिया भी इसी का आता है। ठीक है, तो लेकिन अभी फिलहाल क्या याद रखिए, प्रधान और अगरिया। प्रधान किस क्षेत्र में रहता है आपका, बिलासपुर क्षेत्र में। ठीक, बताया था, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा प्रधान। ठीक है, प्रधानमंत्री शब्द से बना है। ठीक है, तो प्रधान एक याद रखिएगा। ठीक, गोड़ क्या थे, राजा थे, तो अपने प्रधानमंत्री तो रखेंगे ना, तो गोड़ों के राजा कौन थे, प्रधान, तो ये प्रधान उसी क्या है, उपजाति है। ठीक, ऐसा उत्तर प्रदेश में याद रखना प्रधान जी। ठीक, पंचायत तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रधान। ठीक, और एक याद रखिएगा अगरिया। अगरिया कहाँ रहता है आपका, मैकल श्रेणी में। क्या काम करता है, तो लोहे से लोहे निकालने का काम करता है ना, लौ से लोहे निकालने का काम करता है कौन, आपका अगरिया। ठीक है, तो अगरिया याद रखिएगा, प्रधान अगरिया। ठीक है, प्रधान और अगरिया। अब एक जनजाति थी जो गोड़ों का ना झाड़ फूक करता था, उसको बोलते हैं ओझा। ओझा भी इनकी क्या थी, उपजाति है। ठीक, तो याद रखिएगा आप कौन सा, ओझा। ठीक है, ये क्या करते थे, गोड़ तो राजा है भाई। ठीक है, उसके एक प्रधान भी है। ठीक है, उसके लिए हथियार वथियार भी बनाता था अगरिया, और झाड़ फूक भी करता था। कौन करता था आपका, ओझा। तो इत्यादि हैं, याद करते चलिए। इसी में पंडाल और आ जाएगा। ठीक है, पंडाल और बर्थडे। ठीक है, पंडाल और पंडाल लगा के क्या करोगे, बर्थडे मनाओगे। ठीक है, तो याद रखना पंडाल और पंडाल लगा के क्या करना है, बर्थडे मनाना है। तो चलिए थोड़ा सा बर्थडे भी मना लीजिए। ये लो, ये क्या है, उसकी उपजातियां हैं, किसके, गोड़ों की। ठीक है, चलो और देखते हैं इसमें। हाँ, एक और याद रखिएगा, धुरिया, और धुरिया से ही कनेक्ट कीजिएगा ढुलिया। ठीक है, धुरिया और ढुलिया। ठीक है, इसी में और कनेक्ट कीजिए, क्या कनेक्ट कीजिए, धुरवा। ठीक है, धुरवा राम माड़िया जानते हैं ना, कौन थे, अरे गुंडाधुर। ठीक है, धुरवा जनजाति के थे। ठीक, तो उसी से याद रखना धुरवा। और याद रखिए आप आपका धुरवा, और इसी से क्या याद रखिएगा, धुरवा से ढुलिया। ठीक है, धुरवा से क्या याद रखिए, ढुलिया। ठीक, तो इत्यादि क्या है, गोड़ों की उपजातियां हैं, धुरवा ढुलिया। ठीक, अब देखिए इसी में ये जो आपकी अगरिया है, अगरिया की भी कुछ उपजातियां हैं। ठीक है, अगरिया की भी कुछ उपजातियां हैं, इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा है इसका उपजाति, तो पथरिया और खुटिया। ठीक है, पथरिया और खुटिया, तो याद रखिएगा कौन कौन सा आपका, पथरिया। ठीक है, अगरिया काम क्या करते थे, लोहे निकालने का काम करते थे, लौ अयस्क से। तो जो अयस्क है वो कैसे फॉर्म में रहता था, पथरा, पथरा ही जैसे रहता है, देखिए लौ अयस्क पथरा जैसे रहता है, तो इसी से याद रखना पथरिया। ठीक है, तो अगरिया का क्या हो गया, पथरिया। राइमिंग भी देखो, अगरिया पथरिया, ऐसे मत बनाना, बीच में बिगड़ जाएगा फिर मुरिया धुरिया करके। ठीक, लेकिन अभी याद रखना अगरिया क्या करता था, लौ अयस्क निकालने का काम करता था। किससे निकालता था, पत्थर से निकालता था, तो पथरिया। ठीक है, और दूसरा, अब पत्थर से निकाल लिया तो अब क्या बनाएगा, खूटी बनाएगा, खूटिया। ठीक है, क्या बनाएगा, ये खूटी बनाएगा। भाई लोहा से खूटी उटी लगा है, देखे रहते हो गांव में खूटी लगा रहता है जिसमें कपड़ा वपड़ा टांगते हैं। तो याद रखिएगा अगरिया लोहा निकालता था, लोहे से क्या बनाता था, खुटिया बनाता था। तो याद रखिएगा खुटिया। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है ना, बस याद कराने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूं। अगरिया का क्या हो जाएगा आपका, पथरिया, और क्या हो जाएगा आपका, खुटिया। पथरिया और खुटिया। ठीक, याद रहेगा। लेकिन ये देखिए खुटिया लिखा है ना, अगर इसी में चौखुटिया लिख देता तो वो भुंजिया का हो जाता। चौखुटिया बोलता तो क्या हो जाता, भुंजिया का हो जाता। ठीक है, चलो इसको भी कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसका लिख रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, किसका, तो भुंजिया का। ठीक है, भुंजिया। अब भुंजिया में देखिए तो इसकी भी दो उपजाति है। ठीक है, एक क्या बोला मैं, खुटिया। खुटिया बोलेगा तो किसका आएगा, खुटिया बोलेगा तो अगरिया का आएगा। लेकिन अगर उसी को बोल दिया चौखुटिया, क्या बोल देगा, चौखुटिया,
तो वो किसका हो जाएगा? भुंजिया का। ठीक है, चौखुटिया किसका हो जाएगा? भुंजिया का। चौखुटिया और दूसरा याद रखने का चिंदा भुंजिया। ठीक है, चुंदा भुंजिया, चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका? ठीक है, हाँ, चिंदा भुंजिया। ठीक है, एग्जैक्ट है उसका चौखुटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। चिंदा भुंजिया। ठीक है, तो चौखुटिया भुंजिया और चुंदा भुंजिया किसका है आपका? भुंजिया जनजाति का है। ठीक है, याद रहेगा। खुटिया बोलेगा तो अगरिया, चौखुटिया बोलेगा तो भुंजिया। तो ये भी याद कर लीजिए, यहीं पे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो इतना याद हो गया आप लोग को। चलिए अब देखते हैं। देखो, कमार हो गया, उसी के साथ क्या हो गया? अबूझमाड़िया। ये क्या है? आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब इसी अगर मुड़िया को पकड़े तो उससे हम लोगों ने क्या पकड़ लिया? मुड़िया माड़िया। ठीक है, मुड़िया माड़िया। उसके बाद क्या पकड़े हम लोगों ने? कोया या दोरला बोलो। दोरला को क्या बोला जाता है? कोया। तो कोया, कोयतुर, कोइकपाल। ठीक है, कोया, कोयतुर, कोइकपाल। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? आपका प्रधान देखा। ठीक है, प्रधान। अब गोड़ है तो उनके लिए क्या होना चाहिए? प्रधान तो चाहिए ना। तो एक प्रधानमंत्री रहता तो उसको क्या बोलते थे? प्रधान। फिर झाड़ फूक करने के लिए ओझा। ठीक है, उनके लिए रथ वथ लोहा वहा का सामान चाहिए तो कौन करता था? अगरिया। ठीक है, पंडाल, पंडाल लगा के बर्थडे मनाया, धुरुआ और ढुलिया। ठीक है, ये क्या है? आपका गोड़ों की उपजातियां हैं। ठीक है, अगला हम लोगों ने किसका देखा? आपका भुंजिया का। तो भुंजिया में हम लोगों ने देखा कौन सा? आपका चौखुटिया भुंजिया। अगर खुटिया बोलता तो अगरिया। अगरिया का कौन कौन सा है? पथरिया और खुटिया। और वहीं अगर बात करें भुंजिया का तो चौखुटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। ठीक, और अगर मुरिया का बात करेंगे तो कौन सा? गोटुल मुरिया, झारा मुरिया और राजा मुरिया। ठीक है, झोरिया मुरिया। और उसी में झोरिया की जगह अगर झारिया लिख दे तो किसका आ जाएगा? आपका कंडरा का। कंडरा क्या हो जाएगा? झारिया और कनौजिया। दो क्षेत्र से याद रखना कंडरा को। ठीक है, कौन सा? एक झारखंड से झारिया याद रख लीजिएगा और कनौज क्षेत्र से कनौजिया याद रखिएगा। झारिया और कनौजिया। ठीक, इत्यादि हो गया आपका गोड़ों का। एक हम लोगों ने पढ़ लिया भुंजिया का। अगला जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है आपका कंवर। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट जनजाति है वो कौन सा है? आपका कंवर है। ठीक है, कौन सा है? आपका कंवर या कनवर बोलते हैं। ठीक है, कनवर की जो उपजातियां हैं उसमें थोड़ा सा कनवर और तनवर ऐसा याद रखिए। कनवर, तनवर। ठीक है, तो तंवर याद रखिए। कंवर और तंवर। एक क्या हो गया आपका? कंवर और एक क्या हो गया आपका? तंवर। ठीक है, इसी कंवर का एक उपजाति है जिसको बोलते हैं पाइक बोलते हैं। पाइक बोलते हैं या पैकरा बोलते हैं। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं उसको? पैकरा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पैकरा। ठीक है, लेकिन कई जगह आपको ये क्या लिखा मिलेगा? पाइक लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, जो उड़ीसा का क्षेत्र है उधर पाइक बोलते हैं, इसलिए उसको पाइक भी लिखते हैं। वैसे हम लोग पैकरा या पैंकरा ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो तनवर और पैकरा। ठीक है, कौन कौन सा हो गया आपका? तनवर और पैकरा। ठीक, ये किसका है? कंवर का। इसी में दूध कंवर। ठीक है, कंवर में ही क्या आ जाएगा आपका? दूध कंवर, राठिया। ठीक है, दूध कंवर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा इसमें कंवर में? उसी से ही याद रखना, इधर लिख लेते हैं, दूध कंवर, दूध कंवर। ठीक है, दूध कंवर। अब भाई उसमें तो कंवर वर्ड जुड़ा है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि किसका है? कंवरों का है। शायद ये दूध पीता होगा। ठीक है, दूध पीता है इसलिए दूध कंवर। दूसरा याद, चौथा याद रखिएगा राठिया। ठीक है, राठौर नहीं ना। ठीक है, अरे राठौर सर आप भी तो कंवर हो बोल दोगे। ठीक है, राठिया। ठीक, कंवर क्या है आपका? राठिया है। ठीक, राठिया। अब राठौर लोग छत्री होते हैं तो थोड़ा सा राठिया से छत्री भी याद रख लो। ठीक है, राठिया से क्या याद रख लो? छत्री। लेकिन ये वाला छत्री है भाई। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, छत्री। ठीक है, तो क्या याद रखो? तंवर, पैकरा, दूध कंवर। तंवर, पैकरा, दूध कंवर, राठिया और छत्री। ठीक है, राठिया और छत्री। एक और जाति है कंवरों की, इसको बोलते हैं चेरवा। ये थोड़ा अलग से याद रखिए। कौन सा आपका? चेरवा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? उपजाति, कंवरों की उपजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई थिंक पीएससी 2018 में पूछा था। ठीक है, कि पैकरा या पाइक वर्ड लिखा था कि पाइक किसकी उपजाति है? तो कंवरों की उपजाति है। लेकिन वो एक्चुअल में था पैकरा। वो प्रोनाउंसिएशन होता है उड़ीसा के क्षेत्र में पाइक, इसलिए उसको पाइक लिख दिया था। ठीक है, बाकी याद रखिएगा तंवर राइमिंग से ही जम गया है। तंवर, पैकरा, दूध कंवर, राठिया, छत्री, चेरवा। ठीक, अगला जो देखिए उसमें जो अगला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है उराव। ठीक है, अगला कौन से हो जाता है आपका? उराव। तो उराव को भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा आपका? उराव का। ठीक है, उराव के भी उपजातियों को एग्जाम में पूछा जाता है। देखो उराव कौन सा बोली बोलता है? कुड़ुक। तो कुड़ुक से एक याद रखना, कुड़ुक।
ठीक, तो एक क्या आ गया आपका कुड़ुक, उसमें ख लिखा था, इसमें क लिख देना, कुड़ुक। ठीक, कुड़ुक, बस वही है। कई जगह क ख उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि हिंदी में तो ऐसे ही लिखाया जाता है। ठीक है, तो कुड़ुक या कुड़ुक। ठीक है, दूसरा याद रखना कुडास, कुड़ुक कुडास। ठीक है, कुड़ुक कुडास। और तीसरा याद रखना किसान, कुड़ुक कुडास और किसान। तो ट्रिपल के तो ऐसे याद हो गया होगा, के किसार लिखा गया, किसान। ठीक है, तो क्या हो गया आपका कुड़ुक कुडास और किसान। ठीक है, कुड़ुक कुडास और किसान, ये किसकी उपजाति है आपका उरांव की उपजाति है। इसी में दो और याद रखना, धनका और धांगड़। ठीक है, क्या याद रखना, धनकर, धनका और धांगड़। भाई किसान है तो क्या उगाएंगे, धन उगाएंगे भाई, तो धन का याद रखना। किसान है तो क्या उगाएंगे आपका धन, तो क्या याद रखेंगे धन का। और जब धन उगा लिया उसके पास बढ़िया धन आ गया तो क्या हो जाएंगे धाकड़। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये धाकड़, तो याद रखिएगा धाकड़। ठीक है, क्या याद रखिएगा धाकड़। ठीक, तो उराव का क्या होता है, कौन सी बोली बोलते हैं कुड़ुक, तो कुड़ुक और कुडास। ठीक है, फिर ये क्या है किसान भी है, किसान है तो क्या उगाएंगे धन, तो क्या हो गए धन का, और धन आ गया तो क्या हो जाएंगे धाकड़, तो धाकड़। ठीक, तो ये याद रखिएगा किससे उराव से। ठीक है, उराव से इतना याद रखिएगा। ठीक है, कुड़ुक कुडास किसान धनका और धाकड़। ठीक, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट जनजाति हो जाती है जिसकी उपजातियां हैं उसमें आते हैं हम लोग बैगा। ठीक है, बैगा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है आपका बैगा। बैगा कहाँ रहती है, मैकल श्रेणी में। ठीक है, बैगा कहाँ रहता है आपका मैकल श्रेणी में निवास करता है। अब मैंने बताया था कि बैगा और कंवर दोनों के मिक्सर से क्या बनता है आपका भैना। ठीक है, बताया था ना, एक साइड है आपका बैगा मैकल क्षेत्र में और कोरबा वाले क्षेत्र में कौन सा है आपका कंवर, दोनों के बीच में जो है बिलासपुर वाले क्षेत्र में कौन है आपका भैना। तो भैना किसकी उपजाति हुई बैगा की, तो याद रखिएगा बैगा, भैना, क्या याद रखिएगा भैना। ठीक, दूसरा याद रखिएगा रै भैना, भैना, फिर उसके बाद रै भैना, उसमें भी भैना वर्ड जुड़ा हुआ है तो रै भैना। ठीक है, भैना रै भैना। ठीक है, मैना लिखा गया क्या, ठीक है रै भैना। और तीसरा याद रखिएगा, अब बाद में थोड़ा सा भैना रै भैना, और तीसरा यानी थोड़ा बाद में आया तो बाद भैना। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा कौन सा आपका बाद भैना। ठीक है, तो भैना शब्द जुड़ा हुआ तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका बैगा ही आएगा। ठीक, अब इसके साथ जो बैगा जुड़ा होगा वो तो बैगा ही आएगा। ठीक है, अगर इसके साथ बैगा जुड़ा हुआ है तो क्या आएगा बैगा, जैसे पुरका बैगा और सामत बैगा। ठीक है, इसके साथ अगर क्या जुड़ा हुआ है बैगा शब्द जुड़ा हुआ है तो इसी में आएगा आपका एक क्या हो गया आपका पुरका बैगा और एक क्या आ जाएगा आपका सामत बैगा। ठीक है, पुरका बैगा और सामत बैगा। ठीक है, तो याद रखिए भैना शब्द जुड़ा रहा या बैगा शब्द तो वो किसका आ जाएगा आपका बैगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैगा का। अब इसी में नौरतिया और भरौतिया। ठीक है, नौरतिया और भौरतिया दो और याद रखिएगा, भौरतिया और नौरातिया। ठीक, तो इसी में क्या याद रखिएगा आप भौरतिया और क्या याद रखेंगे नौरतिया, नौरतिया। ठीक है, नौरात और भौरातिया। ठीक है, तो भौरतिया और नौरतिया ये किसकी है तो ये भी बैगा की है। तो थोड़ा राइमिंग वाला है उसको अलग अलग करके याद रखिएगा, भैना रै भैना बाद भैना। ठीक है, कुरका बैगा सामत बैगा, और यह है भौरतिया नौरतिया। ठीक, ये किसकी है आपकी बैगा की। बैगा की एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपजाति रहती है वो है आपका नाहर। ठीक है, क्या है आपका नाहर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, एक है आपका कौन सा नाहर, तो इसको याद रखिएगा, ये उसकी क्या है उपजाति है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसको तो याद रखिएगा। कई बार होता यह है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो नाहर किसकी उपजाति है बैगा की। ठीक है, किसकी उपजाति है नाहर बैगा की उपजाति है। इसी में आप और याद रखिएगा राई कुंडी कोंडवान। ठीक है, राई कुंडी और कोडवन। ठीक, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखिएगा कौन सा आपका राई कुंडी और कुंडवान। ठीक है, राई कुंडी और कुंडवान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बस अगर क्वेश्चन में आया ऑप्शन में इनमें से कौन सा बैगा की उपजाति नहीं है तो बना लोगे।
भैना लिखा रहेगा तो आएगा ही आएगा, बैगा लिखा है तो आएगा ही आएगा, भरौतिया नौरतिया आएगा ही। और दूसरा याद रखना है राई, कुंडी और कुडवान। और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाहर। ठीक है, तो टोटल इसके हम लोगों ने 11 उपजातियों को पढ़ा है बैगा का। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। बोंड का तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भुंजिया, कंवर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उराव से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बैगा का नाहर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला जो अभी हम लोग जाति देखते हैं उसमें आता है आपका हलबा। ठीक, हलबा भी छत्तीसगढ़ की क्या है, एक महत्वपूर्ण जनजाति है। हलबा भी क्या है आपका, छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। किस क्षेत्र में रहती है, तो मुख्यतः कांकेर वाले क्षेत्र में रहती है। ठीक है, कौन सा आपका, हलबा। ठीक है, हलबा। इसकी जो उपजातियां हैं, इसकी 3 उपजातियों जो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़िया और मराठिया और बस्तरिया। ठीक है, छत्तीसगढ़िया, मराठिया और बस्तरिया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है तो क्या बोलोगे उसको, छत्तीसगढ़िया। क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़िया। ठीक है, तो ये हलवा क्या बोलते हैं, हल्बी नहीं बोल के छत्तीसगढ़िया बोलना शुरू कर देते हैं। मुख्यतः हलवा हल्बी ही बोलते हैं। बस्तर क्षेत्र की संपर्क भाषा भी हल्बी है, लेकिन क्या बोल, थोड़ा मोड़ा छत्तीसगढ़ी भी बोल लेते होंगे ऊपर वाले, तो वो क्या हो गए, छत्तीसगढ़िया। जो मराठा क्षेत्र से लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे आपका, मरेठिया। ठीक है, और जो बस्तर वाले क्षेत्र में वो क्या हो जाएंगे आपका, बस्तरिया। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ऊपर जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं छत्तीसगढ़िया, जो मराठी बोलते हैं मरेठिया, और जो बस्तर क्षेत्र में है बस्तरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा किसका, हलवा का, छत्तीसगढ़िया, मरेठिया और बस्तरिया। ठीक, ये किसका हो जाएगा आपका, हलवा का। अगला जो उपजाति आती है, अगला जो प्रमुख जनजाति है। ठीक है, अगला जो प्रमुख क्या है, जनजाति है, जिसमें मैंने भुंजिया बता दिया था। ठीक है, भुंजिया बताया था, क्या क्या बताया था, चुंदा भुंजिया और चौखुटिया भुंजिया। और खुटिया बोलेगा तो अगरिया, पथरिया और अगरिया। ठीक है, पथरिया और खुटिया वो किसका है, अगरिया का। लेकिन चुंदा भुंजिया और चौखुटिया भुंजिया ये किसका आएगा, भुंजिया का। तो अगला आते हैं हम लोग गदबा का। ठीक है, अगला आते हैं किसका, गदबा। ठीक है, किस कहाँ रहती है, गोदावरी बेसिन में। गोदावरी बेसिन में रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गदबा बोलते हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ी में जो शब्द है गदबा, या उसी को बोलते हैं गबदा। ठीक है, अब गबदा बोलते हैं ना, लड़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गबदा। गबदा बोलते हैं ना, कैसे गबदा कस करत रहते हैं। तो इसी गबदा के लिए छत्तीसगढ़ी में एक जो है पर्यायवाची शब्द है, बोदो। ठीक है, तो याद रखिएगा गदबा का क्या है आपका, बोदो। कैसे बोदो का, जो लड़ाई करता है उसको बोदो, या तो बोलते हैं उसी को गबदा। ठीक है, तो इसी से याद रखना, गदबा का एक उपजाति कौन सा है आपका, बोदो। ठीक है, तो गबदा का एक उपजाति कौन है, बोदो। और जो बोदो है वो कुछ काम करेगा नहीं, दिन भर कंबल ओढ़ के या कथरी ओढ़ के सूते रहेगा। भाई बोदो है तो वही तो याद रखना कथरी से कथेरा, क्या याद रखना, कथेरा। तो बोदो कथेरा। ठीक है, गदबा का है बोदो कथेरा। ठीक है, और एक याद रखिएगा पारंगी और कापू। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कापू का मेला लगता है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, बोदो कथेरा और क्या बोला, कापू और कारंगी। ठीक है, कापू और पारंगी। ठीक, कापू और पारंगी। ठीक, तो इतना याद रखिएगा किसका, गदबा का। गदबा, बोदो, कथीरा, और कथरी को मान लेना क्या था, थोड़ा रंग बिरंगी था। ठीक है, तो किस, पारंगी। ठीक है, कथरी जो ओढ़ा था कथेरा था, कथरी ओढ़ा था किस रंग का था, पारंगी। और कापू के मेला में घूमने का सपना देख रहा था। ठीक है, कापू के मेले में गया था और सपना देख रहा है कि मस्त घूम रहा हूं। तो याद रखिएगा कौन सा आपका, गदबा। तो गदबा का आ गया, गबदा का शाब्दिक अर्थ ले लें, बोदो। बोदो, अब बोदो है तो क्या करेगा, बढ़िया कथरी ओढ़ के सोया है तो कथेरा। ठीक है, और कथरी कैसा है, थोड़ा रंग रंगीन है तो पारंगी याद रख लेना। और क्या सपना, अब ओढ़ा है तो भाई सपना तो देखेगा, तो क्या सपना देख रहा है कि कापू के मेले में घूम रहा हूं। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको गदबा याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गदबा के बाद गदबा के बाद जो अगला उपजाति है वो है आपका कंडरा। कंडरा तो मैं बता दिया हूं, झरिया और क्या है आपका, कनौजिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप बिहार। बिहार कहाँ पे रहता है आपका, सरगुजा अंचल में, बताया था ना। बिहार किधर रहता है आपका, सरगुजा अंचल में रहता है। तो बिहार की जो उपजाति है इसी के नाम से आप रिलेट कीजिए। ठीक है, इसी के नाम से रिलेट कीजिए बिहार को, बहरिया, बिहार बहरिया। ठीक है, झाड़ू मारता रहा होगा, बहरिया, बहरी बोलते हैं ना,
तो ये झाड़ू को मारने का काम करता रहा होगा बिहार। ठीक है, अब बिहार जानते हो ना, दियार खा देता है, जानते हो लकड़ी वकड़ी को, तो दियार खा देगा तो क्या लगोगे, झाड़ू लगाओगे, बहिरी लगाओगे। तो उसी से कनेक्ट कर लेना, बिहार को दियार बना देना, और दियार अगर कुछ चीज को खाया तो गंदा होगा, तो क्या लगाओगे, बहिरी लगाओगे ना, तो बहरिया। ठीक है, तो बिहार बहरिया। ठीक है, बिहार का क्या हो जाएगा, बहरिया, और दक्षिणाह। ठीक है, दक्षिणाह, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, मेरे खुद याद नहीं हुआ ये, दक्षिणाह। ठीक है, दक्षिणाह। ठीक, तो बिहार, बहरिया और दक्षिणाह, दक्षिणाह। ठीक, तो ये याद रखिएगा किसके लिए, बिहार के लिए। और बिहार कहाँ रहता है आपका, सरगुजा अंचल में रहता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार का लोकेशन कहाँ है, तो सरगुजा अंचल में है। किसके साथ रहना पसंद करता है, तो गोड़ो उड़ाओं के साथ ये मिलकर रहना पसंद करता है। कौन सा आपका, बिहार। और इसकी जो उपजाति है वो कौन सा है, बहरिया और दखनिया। ठीक है, बहरिया और दखनिया। ठीक, अगला जो देखिए कोल। कोल भी कहाँ रहता है आपका, सरगुजा अंचल में रहता है। कोल भी कहाँ रहता है, सरगुजा अंचल में। कौन सा आपका, कोल। अब कोल क्या काम करता है, कोयला निकालने का काम करता है। कोल क्या काम करता है आपका, कोयला निकालने का काम करता है। अगर कोई इतना कठोर परिश्रम करेगा, ठीक है, कोल कोयला निकालने का काम करता है, इतना अगर वो कठोर परिश्रम करता है तो उसका बदन कैसे हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा यार, एकदम गठिया, गठीला हो जाएगा बोलते हैं ना, तो गठिया याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, गवठिया। ठीक, क्या याद रखेंगे, गवठिया। भैया इतना मेहनत कर रहा है बेचारा, कोयला निकाल रहा है, अभी कोयला निकालेगा, इतना खनेगा, उसको निकालेगा, कितना मेहनत है। ऐसे करते रहोगे तो शरीर क्या हो जाता है, एकदम गठिया हो जाता है ना, गठीला। तो उसी को याद रखना, गवठिया। तो कोल का क्या याद रखना, गवठिया। ठीक है, कोल का क्या याद रखेंगे, गवठिया। और किसको खोदता है, अरे भूमि को खोद के निकालेगा ना, तो क्या याद रखना, भूमिया। ठीक है, तो भूमि को खोदेगा तो भूमिया, और भूमि को खोद के क्या निकाल रहा है, कोयला। इसके कारण उसका शरीर कैसा हो गया है, गवठिया। तो याद रखिएगा कोल, भूमिया और गवठिया। ठीक है, इस तरीके से लिंक कर रहा हूं, बस याद रहे, इसलिए एग्जाम में आएगा ना तो ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा आपके। ठीक, तो कोल का, गवठिया और भूमिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग सौता। ठीक है, अगला क्या देखते हैं हम लोग, सौता। और सौता को क्या बताया था मैंने, कौन सी भाषा परिवार में आता है आपका, या कौन सा भाषा बोलता है सौता, सौता कौन सा भाषा बोलता है, सबरी नहीं सर, बिंझिया बोला था, बिझवार जो है वो सबरी बोलता है, सौरा जो है सबद बोलता है, लेकिन सौता क्या बोलता है, ओडिया बोलता है। सौता क्या बोलता है आपका, ओडिया बोलता है। तो ये बोलता है नहीं, मैं सिर्फ ओडिया नहीं बोलता हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया भी बोलता हूँ। ठीक है, सौता क्या बोलता है, मैं ओडिया नहीं बोलता हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया भी बोलता हूँ। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक, तो क्या याद रखिएगा, छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। ये हम लोग जानते हैं कौन से भाषा बोलता है सौता, तो मैंने बताया था ओडिया भाषा बोलता है। तो इसीलिए ये बोलता है कि मैं सिर्फ ओडिया नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं छत्तीसगढ़िया भी बोलता हूं। ठीक है, लेकिन अगर खाली छत्तीसगढ़िया बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, हलवा। लेकिन इसके साथ में लिख देगा कौन सा, छत्तीसगढ़िया सौता, तो जाहिर सी बात है सौता। खाली अगर छत्तीसगढ़िया बोलेगा तो कौन सी, किसकी उपजाति होगी वो, हलवा की। लेकिन अगर इसके साथ लिख दिया कौन सा वर्ड, सौता, तो वो हो जाएगा सौता का। ठीक, तो छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। ठीक है, ओडिया वो बोलता है, लेकिन ओडिया के साथ क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़िया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़िया सौता। अगला देखिए, अगला जो है आपका कोंध। ठीक है, अगला क्या है आपका, कोंध है। ठीक है, अगला याद रखिएगा आपका कोंध। और कोंध कौन सा भाषा बोलता है, कुई बोलता है। और किस क्षेत्र में रहता है, रायगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में रहता है, रायगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जनरली ना ऐसे जो कोंध जो पहाड़ों में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, डोंगरिया। ठीक है, फिर डोंगर बोलते हैं ना, डोंगरगढ़, भले डोंगरगढ़ कहाँ है आपका, राजनांदगांव में, लेकिन कोई भी पहाड़ी वाली क्षेत्र है ऐसे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोंगर। तो ये जो कोंध है जो डोंगर क्षेत्र में है उसको क्या बोलेंगे, डोंगरिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोंगरिया। ठीक है, और जो नीचे घर में बढ़िया कुटिया उटिया बना के रखेंगे, घर में रहेंगे, उसको बोलेंगे कुटिया। ठीक, तो एक याद रखिएगा डोंगरिया, और दूसरा जो है नीचे बढ़िया घर में रहते होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुटिया। तो एक याद रखिएगा डोंगरिया, एक याद रखिएगा कुटिया। ठीक है, डोंगरिया और कुटिया। ठीक, अब कुटिया में क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। भाई जो डोंगर में है तो ढूल भी सकते हैं, इधर उधर गिर जाएंगे, पर जो कुटिया में वो क्या रहेंगे, जम के रहेंगे, खुश रहेंगे।
तो उस दूसरा याद रखिएगा जामिया, ठीक है, और एक याद रखिएगा क्या, जामिया, ठीक है। तो डोंगरिया, कुटिया, जामिया, भाई कुटिया में क्या होंगे वो लोग, जम जाएंगे, ठीक है। और एक याद रख लेना पेंगा, इसको कुछ कनेक्ट कर लेना आप पेंगा को, ठीक। तो डोंगरिया, कुटिया, जामिया और पेंगा इत्यादि जो जनजाति है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इत्यादि जनजातियों की उपजातियां जो है महत्वपूर्ण है। अंदर में हम लोग और पढ़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये सब को और पढ़े हैं, मुड़िया को पढ़े हैं, घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोड़ा मुड़िया, फिर उसके बाद कंडरा को देखें, झारिया और कनौजिया, फिर उसके बाद क्या देखें, अगरिया को पथरिया और खुटिया, ठीक। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन एक बार ही आया हुआ है, ज्यादा आया नहीं हुआ है, तो उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, पर याद रख लिया रहना कि बैगा का जो है नाहर है। जैसे मैंने जब मुंडा भाषा परिवार पढ़ाया था तो कहीं पे भी आपने निहाल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन निहाल मुंडा भाषा बोला जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया था, इसलिए ही उसको बताया जाता है। वैसे तो हमने पढ़ा भी नहीं है कहीं पे, ठीक, लेकिन अब एग्जाम में पूछा है तो कहीं ना कहीं से सोर्स होगा। अब भाई इतने सारा छत्तीसगढ़ में सोर्स हैं, हर चीज को हम लोग नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो बस जो जो इंपॉर्टेंट है या पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि जितना बताया हूँ याद हो गया होगा। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चंस लगाएंगे तो और चीज़ें याद होते जाएगी, क्योंकि एक बार में हर चीज़ें याद नहीं हो जाती, लेकिन कोशिश किया हूँ कि जितना कनेक्ट कराने का कोशिश किया हूँ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये जो जातियां हैं इनकी ना उपजातियों की संख्या भी पूछी जाती है कि किसकी कितनी संख्याएं हैं या शाखाएं हैं, ठीक है। क्या होता है आपका, ये जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति, इनकी जो उप जातियों की संख्या या शाखाएं, ठीक है, और उनकी जो शाखाएं हैं ये पूछी जाती है, ठीक। तो मैंने सब बताया था। सबसे ज्यादा किसकी है, गोड़ों की है। सबसे ज्यादा किसकी है, गोड़ों की। तो गोड़ों की जो उपजाति है वो 41 है, और शाखाएं बोलेगा तो 30। तो याद रखिएगा गोड़ों की कितनी शाखाएं हैं, 30 शाखाएं हैं, और उपजाति बोलेगा तो 41 है, ठीक है। अगर शाखाएं बोलेगा तो 30 और 30, और उपजाति बोलेंगे तो 41, ठीक, सर्वाधिक है। दूसरा याद रखिएगा आप लोग, जो दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक है आपका बिंझवार, ठीक, दूसरा है कोयतूर, तीसरा है गदबा और भतरा, ठीक है। कौन कौन सा बोला मैंने, इस पे याद रखिएगा आपका बिंझवार, कोयतूर, गदबा और भतरा, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है ना, मतलब ये एक ही नहीं है ना, अलग अलग है। गोड़ों की सबसे ज्यादा है 30 है, लेकिन जो बिंझवार, कोयतूर, गदबा और भतरा इनकी 4 है। तो एक साथ ही इसको याद रखिएगा, इनकी कितनी है, 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सा आपका, बिंझवार, कोयतूर, गदबा और भतरा, जिसमें एक बार आपका इसको पूछा जा चुका है, गोड़ों को एक बार पूछा जा चुका है, एक बार कोयतूर को पूछा जा चुका है, ठीक। तो हो सकता है आगे भी और पूछा जा सके किसी और जातियों को, तो हो सकता है बिंझवार को पूछ ले, ठीक है, हो सकता है बिंझवार को पूछ ले, गदबा को पूछ ले, भतरा को पूछ ले। तो उसको इस तरीके से भी याद रखिएगा। नीचे रहता है आपका कोया, ठीक है, कोया से ही क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग, कोयतूर। एक्चुअल में जो माड़िया जनजाति है या मुड़िया जनजाति है वो कोयतूर भाषा बोलता है, ठीक है। मुड़िया जनजाति क्या भाषा बोलती है, कोयतूर। तो लेकिन कोयतूर एक क्या है, उपजाति भी है। तो जो कोयतूर गदबा, गदबा कहाँ, गोदावरी बेसिन में गदबा, उससे जस्ट ऊपर आओगे तो कोयतूर, इस साइड आओगे तो भतरा, और उसी साइड में ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका बिंझवार। तो उसको भी ऐसा याद रख सकते हैं आप। मान लीजिए ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है, तो सबसे नीचे में कौन सा रहता है आपका, गदबा, ये वाले क्षेत्र में, तो इसको याद रख लीजिए गदबा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रख लीजिए कोयतूर, ठीक है। जस्ट उसके नीचे कहाँ पे आपका भतरा, ये इस साइड पे क्या याद रख लीजिए, भतरा, और रायगढ़ वाले क्षेत्र में क्या याद रख लीजिए, बिंझवार, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इनकी जो उपजातियों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। इस तरीके से मैप में थोड़ा सा उसको ट्रेस कीजिए, गदबा, कोयतूर, भतरा और बिंझवार, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, वो अच्छे से याद हो जाएगा। इनकी जो शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं, तो 4 शाखाएं हैं, ठीक। अगला देखते हैं अब हम लोग,
ठीक है, गोड़ हो गया, बिंजवार। अब अगला देखते हैं, अगला जो है 3 याद रखिएगा, ठीक है, मुरिया, हलबा और सौता। ठीक है, कौन कौन सा आपका, मुरिया, हलबा और क्या याद रखिए, सौता। ठीक है, मुरिया, हलबा और सौता। ठीक है, तो मुरिया की कितनी, हलबा मतलब तो इन सब की 3-3 है ना, जैसे अगर बिंजवार का 4, कोहितुर का 4, गदबा का 4, भतरा का 4, वैसे ही मुरिया, हलबा और सौता का 3-3। ठीक है, कौन कौन सा आपका, मुरिया, हलबा, सौता। तो इनकी जो उपजातियों की शाखाएं हैं वो कितनी शाखा है, 3 शाखा है। ठीक है, कौन कौन सा आपका, मुरिया, हलबा और सौता। इसको भी अगर आप मैप में करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, जिसमें सबसे नीचे कौन होगा आपका, मुरिया होगा। ठीक है, सबसे नीचे कौन होगा, मुरिया। यहाँ पे क्या होगा आपका, हलबा। ठीक है, और एक क्या है आपका, सौता। तो सौता रायगढ़ वाले क्षेत्र में, रायगढ़ या बोलूंगा या सरगुजा। ठीक है, ऐसे करके बनाया था सरगुजा वाले क्षेत्र में, तो सरगुजा वाले क्षेत्र में ही कौन रहता है आपका, सौता। तो इनकी जो उपजातियों की संख्या वो कितनी है, 7 है। ठीक, चलिए अब और एक कनेक्ट कीजिएगा आप। ठीक है, अब राज्य में कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उसको पकड़ते हैं। ठीक है, राज्य में क्या है आपकी, विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो कौन कौन सा है आपका, एक जानते हैं अबूझमाड़िया। ठीक है, एक कौन सा हो गया आपका, अबूझमाड़िया। दूसरा क्या जानते हैं हम लोग, कमार। और क्या जानते हैं हम लोग, बिंजवार। ठीक है, एक पहाड़ी कोरवा जानते हैं, लेकिन खाली उसको क्या याद रख लीजिए, कोरवा याद रख लीजिए, क्योंकि दोनों कोरवा आ जाएगा। ठीक है, तो एक याद रख लीजिए आप। अच्छा, बिंजवार लिख दिया, सॉरी। ठीक है, याद रखिए कौन सा आपका, बिरहोर। ठीक है, ये हो गया आपका बिरहोर। फिर क्या याद रखिए आप, कोरवा। ठीक, और याद रखिएगा पंडो, और याद रखिएगा भूंजिया। बैगा को बस छोड़ रहा हूँ ना। ठीक है, बैगा नहीं, अब छोड़ नहीं रहा हूँ, वो है नहीं, दिया नहीं है, तो इतना को याद रखिएगा। पहले कौन कौन सा आपका, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर और कोरवा। कोरवा में पहाड़ी दिहाड़ी कोरवा दोनों आ जाएगा। आपका पंडो और भुंजिया, ये क्या है आपका, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ये रह गया। साथ ही में आप 2 और ये नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा, तो वो है अगरिया और बियार। ठीक है, साथ में और कौन कौन सा याद रखिएगा, अगरिया और कौन आपका, बियार। ठीक है, अगरिया और बियार। तो इनकी जो शाखाएं हैं वो कितनी है, 2 हैं। ठीक, तो याद हो गया, इस तरीके से आप याद करिएगा। ठीक है, ये है आपका उपजातियों की संख्या। तो ये वाली क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक, याद हो गया, समझ आ रहा है ना। ऐसे करके कनेक्ट करोगे ना तो चीजें याद होते जाएगी, दिमाग में तो एटलीस्ट बैठेगी, और नहीं बैठेगी तो कम से कम एग्जाम हॉल में ना ऑप्शन देखोगे तो बैठ जाएगी। ठीक है, वहां पे जम जाती है। ठीक है, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं हो पाएगा, या खुद से बुक में पढ़ने का प्रयास करोगे तो भी याद नहीं हो पाता है। ठीक है, और कोई बोल दिया रहता है, सुन लिया रहते हो, कुछ ट्रिक लगा दिया रहता है, तो बताने वाला भले ही भूल जाएगा लेकिन सुनने वाला नहीं भूलता है। ठीक है, तो ये भी चीजें होती है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक अब हम लोगों ने सीखा, अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं भी पानी पी लेता हूँ, दीजिए तो सर। ठीक है, तो ये आज के क्लास में इतना हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज के क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जनजाति क्या है, कैसे वर्गों को जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, तो वे वर्ग जो शोषित थे। ठीक है, सदियों से जिनका शोषण होते आया है। ठीक है, कभी अंग्रेजों ने शोषण किया, तो कभी जमींदारों ने शोषण किया, उनकी जमीन को छीने, उनके संस्कृति, कल्चर, जल जंगल जमीन पर उनके जो अधिकार है उनको छीन लिया। तो हमारा दायित्व या सरकार का दायित्व क्या बनता है कि इनका संरक्षण किया जाए। तो इनके संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसको अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या किए गए हैं इनके संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए क्या किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसको अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट देखिए हम लोग। ठीक है, पहला देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त
1947 को भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। साथ में छत्तीसगढ़ भी तो आजाद होगा ना, फिर क्या हुआ, हम लोग आजाद हुए। ठीक है, क्या हुए, हम लोग आजाद हुए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन इसी आजादी के साथ ही हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, अपने संविधान को लागू किया। ठीक, तो क्या आ जाता है आपका 26 जनवरी 1950। तो क्या हुआ हमारा संविधान लागू हुआ। और यही क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी 2023 में। मैक्सिमम लोगों ने मार के क्या आ गया था, बहुत लोगों ने 26 जनवरी मार के आया था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी बोलता हूँ, 26 नवंबर 1949 मार के आए थे, बट एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 है। ठीक, क्या हो गया, ठीक है, कि कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब देखो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इसी में टोटल 12 अनुसूची है, हम लोग जानते हैं। उसी 12 अनुसूची में एक बात आती है आपकी, कौन सी, 5वीं अनुसूची की। कौन सी बात आती है आपकी, अनुसूची 5। कौन सा आता है आपका, अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में ना जनजातीय क्षेत्रों पे प्रशासन का प्रावधान किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 3 को छोड़ के, इन 4 को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे भी जनजातीय हैं। तो इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ के जो शेष भारत है वहां पे भी कुछ जनजाति वाले राज्य हैं। ठीक है, कुछ जनजाति वाले राज्य है, तो वहां उस क्षेत्र में प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया। तो अनुसूची 5 में इसका प्रावधान किया गया। और इसी अनुसूची 5 के तहत सर्वप्रथम 1950 में, देखो लागू ही कब हुआ है संविधान हमारा, 1950 में। तो इसी अनुसूची 5 के तहत सर्वप्रथम जो वो 2005 में क्षेत्रों को क्या किया गया, अधिसूचित किया गया। और अधिसूचित कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ठीक इसी 1950 में क्या किया गया, क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया। ठीक है, क्षेत्रों को क्या किया गया, अधिसूचित किया गया। सर्वप्रथम कब किया गया, 1950 में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों को सबसे प्रथम कब अधिसूचित किया गया था, तो 1950 में। और कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा क्या किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो अनुसूची 5 के प्रावधानों के तहत 1950 में राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया। और इस अनुसूची 5 में देश के 10 राज्यों को रखा गया है। कितने राज्यों को रखा गया है, 10 राज्यों को रखा गया है। कितने राज्यों को रखा गया है आपका, 10 राज्यों को रखा गया है। ठीक है, अब ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था कि 10 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग नीचे से आते हैं, तो कौन आता है आपका, तेलंगाना। ठीक है, उसके बगल में कौन है आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के ऊपर में क्या है आपका, उड़ीसा। ठीक है, भारत का मैप बड़ा बताया था जब भारत का भूगोल पढ़ा रहा था तो। ठीक है, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा के ऊपर में कौन सा आ जाएगा आपका, झारखंड। ठीक है, और इधर आ जाइए, झारखंड के बाद सीधा चल दीजिए कहाँ आप, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा नीचे आइए, आ जाइए आप कहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, और नीचे आइए, कहाँ पे आ गए अब, गुजरात। और नीचे आइए, कहाँ पे आ गए आप, महाराष्ट्र। ठीक, उसके बगल में आइए, कहाँ आ गए, मध्य प्रदेश। और उसके बगल में आइए तो कहाँ जाओगे आप, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्यारे छत्तीसगढ़ में। अरे सर, तो छत्तीसगढ़ तो 1950 में बना ही नहीं था, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। छत्तीसगढ़ तो 1950 में बना ही नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूची 5 है ना, उसमें ये क्या है, आपके 10 राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, इसमें 10 राज्य हैं, किसमें, अनुसूची 5 में। ठीक है, कौन कौन से हैं 10 राज्य, याद हुआ। ठीक है, कौन कौन से हैं 10 राज्य, याद हुआ। याद नीचे से जाइएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ जब बना ही 2000 में है तो कैसे 1950 में इसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो जो छत्तीसगढ़ में जो, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, अब हम लोग स्पेशली अभी छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, बाकी को भी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो अधिसूचित क्षेत्र है उसको सर्वप्रथम 2003 में अधिसूचित किया गया, 20 फरवरी 2003 को। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में जो अधिसूचित क्षेत्र है, आदिवासी या क्या, 3 क्षेत्र ऐसे बोलते हैं, अधिसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है इसको कब अधिसूचित किया गया? तो 20 फरवरी 2003 को। ठीक, तो वो डेट भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या हो जाता है आपका 20 फरवरी 2003 को। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो अधिसूचित क्षेत्र है, ठीक है, जो क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्र, उसको कब अधिसूचित किया गया? अधिसूचित। ठीक है, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और कब किया? 20 फरवरी 2003 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र है उसको क्या किया गया? अधिसूचित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 20 फरवरी 2003 को। ठीक, इसको थोड़ा सा यहीं पे रोकता हूं। ठीक है, 20 फरवरी 2003 को इसको अधिसूचित किया गया। अब देखो, ये जो अधिसूचित क्षेत्र है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रशासन तो करना पड़ेगा। ठीक है, इस अधिसूचित क्षेत्र में प्रशासन करना पड़ेगा। तो इस अधिसूचित क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए, ठीक है, इस अधिसूचित क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए जो भाग 10 है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244(1), ठीक, कौन सा याद रखिएगा? भारतीय संविधान के कौन सा आपका भाग 10 में, ठीक है, भाग 10 में, इसी भाग 10 में है कौन सा आपका? अनुच्छेद 244(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 244(1) में। ठीक, क्या किया गया है? इस जो अधिसूचित क्षेत्र, अनुसूचित लिख देता हूं, मुंह से नहीं निकल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कौन कौन सा आपका इस अधिसूचित या अनुसूचित बोलो, क्योंकि अधिसूचित करके क्या बनाया गया? उसको अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया है। तो इस अनुसूचित या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है, अधिसूचित, अनुसूचित या आदिवासी क्षेत्रों में क्या किया गया है? प्रशासन, प्रशासन एवं नियंत्रण, नियंत्रण एवं प्रशासन का प्रावधान किया गया है। नियंत्रण एवं प्रशासन का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। किसमें? भाग 10 के अनुच्छेद 244(1) में। ये जो अधिसूचित क्षेत्र है जिसमें ये 10 राज्य आते हैं, उसी 10 राज्यों में से क्या है हमारा? प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को कब अधिसूचित किया गया? 20 फरवरी 2003। तो ये जो क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में अधिसूचित किए गए, जिसमें मैंने कल के क्लास में बताया था कि टोटल कितने आपके 85 विकास खंड, ठीक है, 85 क्या आपके विकास खंड, और 85 विकास खंड के अंतर्गत कितने? 550 ग्राम पंचायत। कल के क्लास में बताया था 85 क्या आपके विकास खंड और आपके 550 क्या ग्राम पंचायत। ठीक है, ये क्या है? अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी में क्या है? अनुसूचित जनजाति, आदिवासी जन लोग निवास करते हैं। इसी क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए, ठीक है, या नियंत्रण करने के लिए एक समिति या परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, और उसका प्रावधान कहाँ किया गया? तो भाग 10 में अनुच्छेद 244(1) में। इसी के तहत आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन करने के लिए क्या आया है आपका? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद। क्या आया आपका? इसी क्षेत्र में शासन करने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद, इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, टैक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, टैक का गठन किया गया। ठीक है, अब ये हर 5 साल में इसका गठन होता है या विधानसभा चुनाव के बाद इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो
जो लास्ट इसका गठन हुआ था 2023 में हुआ था, लेकिन वर्तमान में नवंबर 2024 में, अभी नवंबर 2024 में इसका पुनर्गठन किया गया। कब गठन किया गया? नवंबर 2024 में इसका पुनर्गठन किया गया। किसका? जनजातीय सलाहकार परिषद का। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में टोटल 20 सदस्य या मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, देखो जनजातीय सलाहकार परिषद, तो गठन का निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ना, इसके गठन का निर्देश, गठन का जो निर्देश है, ठीक है, निर्देशन कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि राष्ट्रपति सिर्फ इन 10 राज्यों में ही जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। वो अगर राष्ट्रपति चाहे तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गठन का निर्देशन राष्ट्रपति देता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं 10 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। अगर चाहे राष्ट्रपति तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी क्या कर सकता है? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद मतलब राष्ट्रपति के निर्देशन पर नवंबर 2024 में इसका गठन किया गया। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। इस 20 सदस्य में इस प्रकार रहते हैं, इसको 3 भागों में हम लोग बांट के देखेंगे। एक देखा जाता है इसका, अब कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष, एक क्या होगा आपका? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और कुछ क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष कितने होंगे? 1 होंगे। उपाध्यक्ष भी कितना होगा? 1 होगा। और बच गया कितने? 18 क्या है? सदस्य। वो मैक्सिमम है ना, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। फिर जनरली देखा जाता है 20 का गठन किया जाता है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी 20 का ही गठन होता है। ठीक है, लेकिन अगर चाहें तो इससे कम कर सकते हैं वो, क्योंकि मैक्सिमम 20 होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन कंपलसरी हो जाता है कि इसके 3/4 सदस्य क्या हो? एसटी वर्ग के विधायक हों। ठीक है, कंपलसरी क्या हो जाता है कि इसके जो 3/4 सदस्य हैं वो एसटी वर्ग के विधायक हों, जनजातीय वर्ग के क्या हो? एमएलए हो। ठीक, तो देखो अध्यक्ष जो होता है ना वो होता है आपका सीएम। ठीक है, सीएम बोलने का मतलब है मुख्यमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष क्या होता है आपका? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो क्या हो जाएगा? जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होगा। तो जाहिर सी बात है यह पद कैसे होगा? पदेन होगा। तो जो मुख्यमंत्री के पद को धारण करेगा वो क्या हो जाएगा? जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, आपको प्रधान मुख्यमंत्री बना देंगे, आप छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद के क्या हो जाओगे? अध्यक्ष बन जाओगे। दूसरा जो है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन होगा? हमेशा एसटी, एससी, ओबीसी या संबंधित या भार साधक मंत्री बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे? एसटी, एससी, ओबीसी जो एसटी मंत्रालय है या विभाग है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? मंत्री होना चाहिए। तो इसको सीधा लिखो विभागीय मंत्री, विभागीय मंत्री। ठीक है, विभागीय मंत्री मतलब उपाध्यक्ष कौन होगा? विभागीय मंत्री यही होगा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री यही होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पदेन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है। सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है। और उसको कहां से मनोनीत किया जाता है? तो मुख्यमंत्री या जो अध्यक्ष है वो उनका क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और कहां से करेंगे? तो विधानसभा से ही करेंगे। जरूरी नहीं है ना विधानसभा से ही करें, वो कोई विशेषज्ञ है उसको भी क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी ये हो जाता है कि इस पूरे जो जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य है उसका लगभग शर्त लिख सकते हो आप। इसके लिए शर्तें ये हो जाता है कि 3/4 सदस्य हैं वो क्या होंगे? एसटी वर्ग के विधायक होंगे, एसटी वर्ग के विधायक। ठीक है, 3/4 सदस्य क्या हो जाएंगे? आपका एसटी वर्ग के विधायक हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल क्या होगा? जब तक कि वो एमएलए के पद पर है, जब तक वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जब तक वह एमएलए के पद पे है तब तक वो क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। ठीक, समझ आया? 3/4 बोला जाए, अगर टोटल मान के चले 20, तो 20 का 3/4 क्या हो जाएगा? 15। तो 15 सदस्य एसटी वर्ग के विधायक ही होंगे।
ठीक है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। और अगर नहीं रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, वो तो शर्तें ही हैं। और उनका कार्यकाल क्या रहेगा, जब तक वो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक। वहीं अगर बात किया जाए 1/4 सदस्य, ये क्या होते हैं आपके, मनोनीत होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, और कैसे होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इनका जो 1/4 सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है, ठीक। समझ आया, ठीक है। तो 3/4 सदस्य ये भी क्या होते हैं, मनोनीत ही होते हैं, पर इनका कार्यकाल तब तक रह सकता है जब तक ये विधानसभा के सदस्य हैं, जब तक ये एमएलए के पद में हैं, ठीक। तो अगर अभी वर्तमान परिपक्ष में देखा जाए तो मुख्यमंत्री कौन है आपके, विष्णुदेव साय। तो जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, विष्णुदेव साय। वहीं अगर बात किया जाए विभागीय मंत्री, तो एसटी एससी ओबीसी आयोग के अभी अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं, वो कौन है, राम विचार नेताम जी, ठीक है। कौन है आपके, राम विचार नेताम जी। तो राम विचार नेताम जी क्या होंगे, इसके उपाध्यक्ष होंगे। वहीं अगर बात करें सदस्यों की, तो जो भी एसटी सदस्य हैं जिसको मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो बने, तो उसको क्या करेंगे, आपका अध्यक्ष बना देंगे। जैसे रेणुका सिंह, ठीक है, रेणुका सिंह अभी सदस्य हैं, गोमती साया भी सदस्य हैं, ठीक है, लता उसेंडी सदस्य हैं, ठीक है, केदार कश्यप इसके सदस्य हैं। तो जितने भी एसटी हैं वो इसके क्या हैं, सदस्य हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, जनजातीय सलाहकार परिषद। और जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत गठन किया जाता है। इसका प्रावधान कहाँ पे है, वहीं पे है। इसके गठन का निर्देश देते हैं आपके राष्ट्रपति। साथ ही इसमें एक पद होता है आपका सचिव का, ठीक है। अब सचिव भाई, अब कोई भी वो है, उसमें कोई ना कोई सचिव होंगे। तो अभी वर्तमान में अमिताभ कांत जी इसके सचिव हैं, लेकिन जनरली इसमें क्या होता है आपका, जो उस संबंधित जो विभाग है, ये जो मंत्रालय है ना, कौन सा, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय मंत्रालय है, उसमें जो सचिव रहते हैं या उस विभाग का, एसटी विभाग का क्या होगा, जो सचिव होगा, वही इसका भी सचिव होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एसटी एससी विभाग का सचिव, ठीक है। वर्तमान में कौन है अभी, अमिताभ कांत जी भी इसके सचिव हैं। एक और नाम है, वो अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, राजीव या संजीव ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप मिला लीजिएगा। 2 लोग इसके सचिव हैं, एक अमिताभ कांत जी हैं और एक है आपके, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, संजीव या राजू ऐसा कुछ है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक। मुख्यमंत्री कौन है अभी हमारे, विष्णुदेव साय जी, वही आप कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होंगे, राम विचार नेताम जी। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ठीक। याद हुआ, आगे बढ़े, याद हो रहा है ना, याद होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, देखो फिर उसके बाद आज के क्लास को चलो उसी प्रीवियस वाले पेज पे ही चलते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा पर पढ़ा तो दिया हूं पूरा, ठीक है। इसी में देखते हैं क्या बताया था कि मैं जो 85 जो विकास खंड है वो कैसे है बताया था, अनुसूचित विकास खंड है। और उसके अंतर्गत 5050 क्या आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं। अगर इसी को देखा जाए, ये जो 85 विकास खंड है, ठीक है, ये 85 विकास खंड है, वो मैंने क्या बताया था कि 17 क्या है आपके अनुसूचित जिले हैं। कैसे, पूर्णतः अनुसूचित जिले, ठीक है, पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं, ठीक है, पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। 17 बताया था, जिसमें मैंने बस्तर संभाग बताया था, ठीक है, संपूर्ण बस्तर संभाग, ठीक है। तो बस्तर संभाग का कौन सा आपका 32 विकास खंड। वैसे ही जो संपूर्ण सरगुजा है, सरगुजा संभाग का कौन सा आपका 32 विकास खंड। वैसे ही अगर बात किया जाए आपका जो बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग में कौन सा आपका कोरबा भी पूर्णतः अनुसूचित जिले में आता है, ठीक है। वैसे ही कौन सा आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये भी आपका पूर्णतः अनुसूचित जिले में आता है। और कौन सा आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, ये भी आपका पूर्णतः अनुसूचित जिले में आता है। तो कितना हो गया, एक छूट रह गया, 7 5 12, एक गरियाबंद, ठीक है। एक कौन सा है आपका
गरिया बंद। ठीक है, तो ये क्या आता है आपके पूर्णतः अनुसूचित जिले में आता है। ठीक है, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर चौकी और गरियाबंद। कोरबा का पूरा संपूर्ण, कोरबा में टोटल कितने हैं, तो कोरबा में आपके टोटल है सात बोलता हूँ, कोरबा में है टोटल आपका 5 विकासखंड। कोरबा का आपका 5, इसका 3, इसका 3 और इसका 3। ये सब किस में आते हैं, आपके अनुसूचित जिले में आते हैं, अनुसूचित विकासखंड। जैसे इसमें आप देखोगे तो गौरेला पेंड्रा मरवाही 3 हो जाएगा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 3 हो जाएगा, गरियाबंद में देखोगे देवभोग मानपुर, ठीक है, गरियाबंद, मैनपुर और एक है आपका देवभोग, सॉरी हाँ छुरा। ठीक है, तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, छुरा, गरियाबंद और मैनपुर। ठीक है, इसके ये 3 किस में आ जाता है, आपका अनुसूचित विकासखंड में आ जाता है। वैसे ही कोरबा में देखा जाए तो पाली, ठीक है, कोरबा, कटघोरा इत्यादि किस में आता है, आपका अनुसूचित विकासखंड में आता है। तो इस प्रकार टोटल कौन से आपके 85 विकासखंड। ठीक है, और वैसे ही मैंने क्या बताया था कि 4 क्या है आपका आंशिक में आते हैं। 4 किस में आते हैं, आपके आंशिक में आते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया था आपका रायगढ़। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका बिलासपुर। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका बालोद और चौथा कौन सा है आपका धमतरी। ठीक है, चौथा क्या है आपका धमतरी। रायगढ़ में अगर हम लोग विकासखंड की बात करें तो कौन कौन सा आपका विकासखंड आता है आंशिक रूप से ना, पुसौर और रायगढ़ को छोड़ के जितने भी रायगढ़ के विकासखंड है 7 विकासखंड है वो किस में आते हैं, आपके अनुसूचित विकासखंड में आते हैं, जिसमें आपका आता है लैलूंगा, दूसरा देखिए तमनार, तीसरा देखिए धर्मजयगढ़। ठीक है, चौथा देखिए आपका घरघोड़ा और आपका 5वां देखिए खरसिया। ठीक है, खरसिया ये क्या आता है, आपका अनुसूचित विकासखंड है रायगढ़ जिले में। वहीं अगर बात करें हम लोग बिलासपुर जिले का, तो बिलासपुर जिले का जो कोटा विकासखंड है ये भी आंशिक रूप से आता है ना, पूर्णतः नहीं आता है। कैसा आता है, ये आंशिक रूप से आता है। कोटा जो विकासखंड है वो आंशिक रूप से अनुसूचित विकासखंड में आता है। वहीं बालोद का बात करें तो कौन सा आपका डोंडी, और अगर धमतरी का बात करें तो सिहावा नगरी। सिहावा नगरी ये किस में आता है, आपका अनुसूचित जिले में आता है। ठीक है, ये किस में आता है, सॉरी अनुसूचित विकासखंड में आता है। अगर ये जो संपूर्ण जो 85 विकासखंड और उसके अंतर्गत ये 550 ग्राम पंचायतों को अगर हम लोग पूरा जोड़ ले तो इसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है आपका, अच्छे से हाईलाइट करके लिखता हूं और इसको याद रखिएगा, 81,861.88 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, ये किस में आया था, पीएससी 2022 में, और एकदम नवा क्वेश्चन था, अरे कहाँ ले आ गया, सब हड़बड़ा आ गए थे। ठीक है, तो ये जो टोटल जो 85 विकासखंड उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, आपके 5050 के आते हैं ग्राम पंचायत। अगर इसकी टोटल क्षेत्रफल को देखा जाए तो 81,861.88 स्क्वायर किलोमीटर आता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2021 में पूछा गया था, पता ही नहीं था लोगों को। ठीक, सॉरी 2022 में आया था, पीएससी 2022 में 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग पढ़ते हैं। अगर इसको परसेंट में देखोगे तो लगभग 65% के आसपास, 60 से 65% के आसपास ये क्षेत्र आता है। ठीक है, तो भाई हम लोग तो वैसे भी देखा जाए तो कैसे हैं, आदिवासी बहुल राज्य हैं, तो आदिवासी जहां जहां निवास करते हैं ये वाला वो वाला क्षेत्र है पहले जी। ठीक है, वहीं अगर आदिवासी उप योजना की बात करें, खैर उसको अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग जो प्रावधान पढ़ रहे हैं उसी में आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक याद हुआ, अच्छे समझ आ रहा है ना, क्या क्या है, चीजों को कनेक्ट करते चलिए। ठीक, तो ये कौन सी बात हो गई, 1947, 1950। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, 1955 पे अब हम लोग आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं अब हम लोग, 1955 पे आते हैं। ठीक, चलिए ये याद हो गया। अब 1955 में क्या हुआ था, तो पंचशील सिद्धांत आया था। ठीक है, 1947, 1950, धीरे धीरे मैं क्रम से बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ताकि चीजों को आप लोग रिलेट कर पाओ, ऐसे रैंडमली पढ़ोगे तो ना याद नहीं होगा। ठीक है,
ऐसा कोई सीक्वेंस है नहीं, बट मैंने उसको सीक्वेंस में जमाने का प्रयास किया है ताकि आपको क्या हो, वो याद हो जाए। अब कहाँ पे आते हैं हम लोग, 1955 में आते हैं। ठीक है, अब 1955 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1955 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से चाचा बोलते हैं। ठीक है, काका तो हमारे थे। ठीक, तो ये कौन है आपके चाचा, और काका कौन थे, भूपेश बघेल। ठीक है, काका चले गए और चाचा भी ना रहे। ठीक, चलो साय साय के जमाना में सब स्लो हो गया है, वो बात अलग है। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आते हैं कहाँ पे आपके, जगदलपुर। ठीक, 1995 में 55 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ आते हैं आपके, जगदलपुर। ठीक है, कहाँ पे आते हैं आपका, जगदलपुर। इसी जगदलपुर में, अब जगदलपुर क्या है आपका, जनजाति बहुल राज्य है या जनजाति बहुल क्षेत्र है। तो यहीं पे आके पंडित जवाहरलाल नेहरू जगदलपुर में आके बोलते हैं कि अब हम लोग जनजातियों के विकास के लिए 5 सिद्धांत दिए। ठीक है, जनजातियों के विकास के लिए क्या दिए, 5 सिद्धांत दिए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचशील सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्ट मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि पंचशील सिद्धांत क्या है, प्री मेन सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत 1955 जगदलपुर, और कौन दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किस लिए दिया था, तो इसका उद्देश्य यही था कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जनजातियों का विकास। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो क्या था, तो जनजातियों का विकास करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो जनजातियों का विकास करना, ये पंचशील सिद्धांत। तो अब पंचशील सिद्धांत है तो टोटल कितने सिद्धांत होंगे, 5 सिद्धांत होंगे। अब इनके ये जो 5 सिद्धांत है इसको हम लोग क्या करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पंचशील सिद्धांत को याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसके की पॉइंट्स को याद करने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, इसके की पॉइंट्स को याद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले किसी भी चीज को अगर आपको पंचशील सिद्धांत देना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो वर्ड याद रखिए, प्रोत्साहन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रोत्साहित करोगे। किस लिए प्रोत्साहित करोगे, प्रोत्साहित, अब किसी को आप प्रोत्साहित करोगे तो वो कैसा फील करेगा, सम्मानित फील करेगा ना। भैया मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सम्मानित फील करोगे। तो याद रखना, सम्मान। ठीक है, पहला प्रोत्साहन, दूसरा याद रखिएगा सम्मान। अब बढ़िया आप सम्मानित फील कर रहे हैं तो अब आपको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा प्रशिक्षित करेंगे। ठीक, तो तीसरा याद रखिएगा, प्रशिक्षण। ठीक, तीसरा क्या याद रखिएगा, प्रशिक्षण। ठीक, चौथा याद रखिए आप, प्रशिक्षण हो गया, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान आपको कुछ चीजों से क्या होगा, बचना होगा। ठीक है, तो कुछ चीजों से क्या होगा, आपको बचना होगा। कुछ चीजों से क्या होगा, आपको बचना होगा। ठीक है, और बच रहे हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, किन किन चीजों से बच रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेखा जोखा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, उसके लिए आप लेखा जोखा रखोगे। ठीक है, याद हुआ, 5 सिद्धांत याद हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रोत्साहित करोगे। प्रोत्साहित करोगे तो कैसा फील होगा, सम्मानित फील होगा। सम्मानित फील होगा, आप क्या करोगे, प्रशिक्षण लोगे। प्रशिक्षण लेने के बाद क्या करोगे, आप कुछ प्रशिक्षण के दौरान कुछ चीजों से बचना है। ठीक है, जैसे अभी आप पीओसी की तैयारी कर रहे हो तो मोबाइल से थोड़ा बच के रहो। ठीक है, लड़की चक्कर से थोड़ा सा बच के रहो। ठीक भाई, लड़के चक्कर से भी ना, ऐसी नहीं बात नहीं, आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इस सब क्या करोगे, बचना होगा आपको। ठीक है, और कुछ चीजों का क्या क्या चीजों से बच रहे हो उसके लिए लेखा जोखा रखना पड़ेगा, ये की पॉइंट है। ठीक है, तो अब इससे जो मेन जो सिद्धांत है उस पर हम लोग आते हैं। ये क्या हो गया, आपका की पॉइंट हो गया। इसके अब जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग आते हैं। ठीक, इसको इस तरीके से आप कनेक्ट कीजिए। तो प्रोत्साहित करना है तो किसी भी आदिवासी या ग्राम के सदस्यों को उनके योग्यता अनुसार, ठीक है, योग्यता अनुसार क्या करोगे, जॉब करने के लिए प्रोत्साहित करोगे। ठीक है, क्या करोगे, योग्यता अनुसार विकास के लिए क्या करोगे, प्रोत्साहित करोगे। तो योग्यता अनुसार इच्छित विकास के लिए। ठीक है, ठीक है विकास,
है ना। क्या करोगे, योग्यता अनुसार इच्छित विकास के लिए, ठीक है, योग्यता अनुसार इच्छित विकास के लिए, ठीक है। क्या है, योग्यता अनुसार इच्छित विकास के लिए क्या करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, ठीक। जैसे आपकी योग्यता किसी चीज में है, घड़वा आर्ट बढ़िया बना रहे थे, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, ठीक है। देखे होंगे जाके बढ़िया घड़वा कर, अरे क्या जबरदस्त बनाता है, तो उसके लिए जिस काम में आपकी रुचि है उस काम के लिए आपको प्रेरित किया जाए। ये कॉन्सेप्ट कौन बोला, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला जो है योग्यता अनुसार इच्छित विकास के लिए आपको क्या करेंगे, प्रोत्साहन करना, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, सम्मान करना। किस चीज के लिए सम्मान करना, तो जल जंगल और जमीन पर, ठीक है, 3 चीज पढ़ते हैं ना, जे जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के सनातनी हक का सम्मान करना है आपको, ठीक है। किसका सम्मान करना है, जल जंगल और किस पे, जमीन, जल जंगल जमीन पर जो आदिवासी हैं, जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के सनातनी हक, सनातनी हक का, ठीक है। तो जल जंगल जमीन पर जो आदिवासी हैं उनके सनातनी हक का हमको क्या करना है, सम्मान करना है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा है आपका प्रशिक्षण, ठीक है। तो प्रशिक्षण की किसको जरूरत है, जो उस क्षेत्र में प्रशासन कर रहे हैं, ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र में प्रशासन कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो किसको करना पड़ेगा, विकास एवं प्रशासन को, विकास एवं प्रशासन को, ठीक है। तो उस क्षेत्र में प्रशासन जो विकास के लिए कार्य कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना होगा। ये क्या था, उसका तीसरा सिद्धांत था, ठीक है। तो प्रशिक्षण किसको देंगे, विकास प्रशासन को, विकास एवं प्रशासन को। अब क्या होगा, बचना होगा। अरे भाई प्रशिक्षित कर दिए तो वो उस क्षेत्र में कहीं अति तो प्रशासन नहीं करने लग गए हैं, ठीक है। जंगल को बचाना है तो नहीं, बिल्कुल काटने नहीं देंगे, एक तो नहीं काटने देंगे, सूखा लकड़ी को भी नहीं ले जाने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अति प्रशासन हो जाएगा। तो इससे हमको क्या है, बचना होगा। तो किससे बचना होगा हमको, अति प्रशासन से, ठीक है। तो किससे बचना होगा, अति प्रशासन को क्या किया आपने, प्रशिक्षित किया। लेकिन कैसे प्रशिक्षित किया, अति प्रशासन से बचने के लिए, तो अति प्रशासन से, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्रों में अति प्रशासन से बचना, ठीक है। अब लेखा जोखा, तो किस चीज का लेखा जोखा रखोगे, तो लेखा जोखा रखना है आपको व्यक्तियों के चारित्रिक विकास का, ठीक है। किसका लेखा जोखा रखोगे, तो उस क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, तो आदिवासी व्यक्ति बोलो या सीधा सीधा बोलो, व्यक्तियों के चारित्रिक विकास का, ठीक है। क्या क्या रखो, सीधा सीधा, व्यक्तियों के चारित्रिक विकास का, ठीक है। तो आपने इतना सब चीज किया है, तो उस क्षेत्र में जो आदिवासी रह रहे हैं उन व्यक्तियों का कितना विकास हुआ इसका लेखा जोखा रखना है, ना कि कितना खर्चा हुआ, ठीक है, ना कि कितना खर्चा हुआ, ना कि रकम का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब उस क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ ये इसका लेखा जोखा नहीं रखना है। अंतिम परिणामों के रूप में जो लागत आई है, जो रकम लगा है, उसका अपने को हिसाब किताब नहीं रखना है। किसका रखना है, कि उससे व्यक्तियों को कितना उनका चरित्र का विकास हुआ। तो ये क्या है, आपका पंचशील का सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कीजिएगा। मेंस में भी इसी तरीके से लिखेंगे ना, तो अगर 4 नंबर आया तो 4 में 4 मिल जाएगा, ठीक है। अरे 3.5 तो देगा ही, ठीक। तो इस तरीके से लिखिएगा, ज्यादा इफेक्टिव लगता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर उसके बाद आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। ये याद हो गया ना, चलिए कहाँ गया, क्या कर रहा था। अब देखो अगला मैंने बताया था, चौथा देखिएगा, कब आ गए थे हम लोग, 1972। 1955 के बाद सीधा आ जाइए आप कहाँ पे, 1972 में। तो 1972 में मैंने क्या बताया था, नृजातीय म्यूजियम के बारे में बताया था, ठीक है। क्या बताया था, नृजातीय म्यूजियम, ठीक है। कहाँ पे है आपका नृजातीय म्यूजियम, जगदलपुर के धर्मपुरा में। 1972 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसको प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, 1973 में। तो 1973 में क्या गठन हुआ था आपका, ढेबर आयोग। ठीक है, कौन सा गठन हुआ था आपका, ढेबर आयोग। इसी ढेबर आयोग के अनुशंसा पे देखो भारत में टोटल 706 प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है, इस 706 प्रकार के अनुसूचित जनजाति में से जो 75 प्रकार की जनजाति है, इसको क्या बोले थे हम लोग, पीवीटीजी के रूप में चिन्हांकित किए हैं। ये जो 75 जनजाति है वो 18 राज्य और अंडमान निकोबार में निवास करता है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करता है। ये सब चीजों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर सर्वाधिक की बात करें, सबसे ज्यादा इन 18 राज्यों में अगर सर्वाधिक बात करें तो ओडिशा में सर्वाधिक पीवीटीजी निवास करते हैं। वही हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 आता है, लेकिन अगर राज्य सरकार के 2 को इंक्लूड कर दे तो 7 आता है। इत्यादि चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये जो एक्चुअल में इसको स्टार्टिंग में पीवीटीजी ना बोल के क्या बोला जाता था, पीटीजी बोला जाता था। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप, जिसका नाम कब परिवर्तित किया गया, तो 2006 में। इत्यादि चीजों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक, और उसके बाद 1973 के बाद अब आगे आते हैं हम लोग, और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या किया गया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो आधार है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से आया था, जिसमें निम्न शिक्षा दर, स्थिर जनसंख्या या घटती हुई जनसंख्या, कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था और आदिम जीवन पद्धति, ये 4 आधार को बताया था। इसी को पीएससी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, इत्यादि सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसी में अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक डेट आएगा, वो है आपका 1974। ठीक है, 1974 से 77। ठीक, 1974 से 77, ये भी कहाँ पे आया था आपका, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किसमें आया था, अब आगे पढ़ेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, तो इसका टेन्योर था 1974 मतलब सॉरी 1974 से 1969 तक, 1974 से 1979 तक, 79 तक ये जो पंचवर्षीय योजना था। बट एक्चुअल में 77 में ही ये क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, इसलिए ये वाला डेट याद रखना। और इसी समय आया था आपका जनजातीय उप योजना। ठीक है, क्या आया था, जनजातीय उप योजना, या इसी को क्या बोला जाता है, आदिवासी उप योजना। ठीक है, जनजातीय उप योजना या आदिवासी उप योजना। ठीक है, जनजातीय उप योजना या आदिवासी उप योजना। वर्तमान में अगर 2023 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 28 जो है राजस्व जिले हैं, उसमें जो 19 है वहां पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, 19 जो है क्षेत्रों में। फिर उसमें अगर बात कर जाए तो 10 प्रकोष्ठ है और 2 क्या है आपका लघु अंचल है। अगर इसका टोटल क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो 91,253 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 68.7% है। इत्यादि ये जो सारी चीजें हैं उसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज काफी लंबा हो गया है क्लास, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण हुआ होगा। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सारी चीजों को आप नोट्स बना के रखिएगा, ठीक, और क्वेश्चंस पेपर लगाते चलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।